खबर वाराणसी से आ रही है, जहां डॉक्टर ओम शंकर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट आईएमएस एसएसएच बीएचयू वाराणसी ने अपने जीवन के संघर्ष, सेवा भाव और संस्थागत चुनौतियों को साझा करते हुए कहा कि उनका जीवन लक्ष्य धन अर्जन नहीं बल्कि समाज के गरीब और वंचित वर्ग का सेवा करना है। डॉक्टर ओम शंकर ने बताया कि उन्होंने अपने सबसे छोटे भाई अखिल को केवल इसलिए खो दिया क्योंकि परिवार के पास उसके इलाज के लिए पर्याप्त धन नहीं था। इस गहरे व्यक्तिगत आघात ने उन्हें डॉक्टर बनने के लिए प्रेरित किया ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति केवल आर्थिक अभाव के कारण अपनी जान न गंवाए। डॉक्टर ओम शंकर ने स्पष्ट किया है कि उनका संघर्ष व्यक्तिगत नहीं बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और गरीब मरीजों के अधिकारों की रक्षा के लिए है। उन्होंने कहा कि वे आगे भी सेवा और सत्य के मार्ग पर डटे रहेंगे। वाराणसी से धनेश्वर सहानी की रिपोर्ट। ये प्रेस वार्ता जो है पहली प्रेस वार्ता जो की गई थी सोमवार को, उसमें विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कुछ गलत और भ्रामक सूचनाएं मीडिया आप मित्रों को फैलाई गई थी और ऐसा उससे प्रतीत हो रहा था जैसे कि मैं कोई बहुत बड़ा अपराधी हूं और मेरे विरुद्ध पहले बहुत गंभीर धाराओं में कार्रवाई हो चुकी है और मैं कोई बहुत बड़ा गुनहगार हूं। तो उस चीज से मेरे जो सामाजिक छवि है उसको गहरा ठेस पहुंचा है और इसलिए मैं उसका जवाब देने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा हूं, जिसमें मैं बिंदुवार तरीके से इन प्रश्नों का जवाब दूंगा। सबसे पहली बात यह है कि पहले तो विश्वविद्यालय प्रशासन का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि कम से कम उन्होंने अपनी जो भी भावना थी वो मीडिया के समक्ष रखा, उनका जो भी पॉइंट ओपिनियन था, और यही मैं चाहता था। तो वो तो पहली जीत है हमारी कि उन्होंने मीडिया में अपना ओपिनियन व्यक्त कर दिए कि वो हमारे इस जांच और पूरी प्रक्रिया के बारे में क्या अपनी राय रखते हैं। दूसरी बात, उनको इस चीज के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैंने जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों के समक्ष जो बातें उठाई थी, यानी कि सीसीएस कंडक्ट रूल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक हो या गैर शैक्षणिक किसी भी अधिकारी और कर्मचारी और शिक्षक के लिए कभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में लागू ही नहीं हुआ, क्योंकि इस चीज का खंडन मेरे जो दावे के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा नहीं किया गया। मतलब विश्वविद्यालय प्रशासन मान लिया है कि वो गलत है और उन्होंने गलत कानून के तहत पिछले 20 सालों से 500 से ज्यादा लोगों के विरुद्ध आपराधिक कृत्य किया है और वो सब 500 लोग जाके अगर वो होंगे तो अब पूछेंगे उनसे कि आपने मेरे विरुद्ध, और हो सकता है कानूनी सलाह ले रहे हैं, कई लोग तो मुझे बता रहे हैं वो कानूनी सलाह रहे हैं कि कैसे वो लोग भी जाएंगे एफआईआर करेंगे या कानूनी अपने अपना अपना रास्ता ढूंढेंगे कि कैसे इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तो वो लोग फिर उठ खड़े होंगे, क्योंकि जो कानून नहीं है उसके विरुद्ध कार्रवाई कैसे कर सकते हैं, और ये एक दंडनीय अपराध है, एक आपराधिक कृत्य है। उसके साथ आप एक संगठित रूप से ये काम करते हैं जिसमें 3-4 आदमी वहां पर शामिल हैं। एक श्री वेलू जी हैं, एक श्री सांडिलिया जी पहले थे और अभी वर्तमान में पता नहीं कहाँ है वो। तो दूसरे जो है इस जो वर्तमान कुलसचिव जी हैं और भूतपूर्व कुलपति जो प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन जी थे और वर्तमान के कुलपति महोदय जो हैं प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी जी, ये सब एक संगठित अपराध में लोगों को संगठित तौर पर दमन, शोषण और उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं जिनके विरुद्ध ये आपराधिक मतलब कोई भी कार्रवाई इस कानून के तहत नहीं की जा सकती है और गैर बिना कानून के कार्रवाई करना एक आपराधिक कृत्य है और ये सब उनके लिए दंड के भागीदार होंगे। और उसके लिए मैं पिछले प्रेस वार्ता में ही कहा था, उनके पास 7 दिन का मौका दिया था जिसमें 2 दिन बीत चुके हैं। सोमवार तक अगर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया इन चारों व्यक्ति के जिनके बारे में मैंने कहा है, और उन्होंने जितने भी रिटर्न कार्रवाई किसी के विरुद्ध पेंडिंग हो या की हो उस सबको तुरंत प्रभाव से निरस्त कर वापिस नहीं लेते हैं। और तीसरी बात, सार्वजनिक तौर पर सभी मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस तरह माफी नहीं मांगते सभी अधिकारी और कर्मचारी और गैर शैक्षणिक जो कर्मचारी हैं उनसे, शिक्षक से, तो उनके विरुद्ध उसके बाद कानूनी कार्रवाई मैं भी करूंगा और दूसरे लोग भी करेंगे। सर, वहां से प्रेस नोट जारी हुआ है जो है कि आपके खिलाफ जांच चल रही है। हाँ, तो जांच किस चीज की चल रही है कि आपको पता है या क्या संज्ञान में? बिल्कुल मेरे संज्ञान में है, मुझे पत्र प्राप्त हुआ। वो दो जांचें, एक जांच उसमें से संबंधित है जो भूतपूर्व कुलपति जी थे प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन जी, उनके जब भ्रष्टाचार की बात मैंने उठाई थी तो मैं जब विभागाध्यक्ष था तो उसमें मेरे अधीन काम करने वाले एक कर्मचारी थे जिनकी योग्यता नहीं थी और वो सुधीर कुमार जैन जी के रिश्तेदार थे और
उन्होंने गैर कानूनी तरीके से मैं एक रिपोर्टिंग अधिकारी था, हेड होने के नाते जो डायरेक्टर साहब को हमें रिपोर्ट करना होता था, डायरेक्टर साहब के अधीन वो कर्मचारी कभी काम नहीं किए और उनके ऊपर दबाव डालकर, क्योंकि वो आप सबको पता है कि प्राइवेट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व थे, जिस पे दबाव डाल के उन्होंने गैर कानूनी तरह से उनका प्रमोशन करवा दिया था। और उस प्रमोशन को करने के बाद मेरे ऊपर फिर प्रेशर बना रहे थे कि आप इसको वैधता प्रदान करिए। मेरा कहना था कि जो अक्षम व्यक्ति है, आपके रिश्तेदार हो या कोई भी हो, अगर गलत तरीके से उनका प्रमोशन किया गया है तो मैं ऐसे चीज को नहीं मानूंगा, क्योंकि ये गलत है। और एक जो सरकारी कानून है उसके तहत कि अगर आपने किसी भी रिपोर्टिंग ऑफिसर के रिकमेंडेशन को ओवर पावर किया है तो इसके लिए आप कैसे करेंगे? उसके लिए कोई न कोई तरीका होना चाहिए कि आपके अधीन काम करे, तब ना उनके बारे में आप जानेंगे वो अच्छा कार्य है, सिंसियर है कि नहीं है। तो 3 महीना कम से कम उस कर्मचारी का उनके अधीन कार्य करना जरूरी था। लेकिन जिस कर्मचारी की मैं बात कर रहा हूं वो एक भी दिन डायरेक्टर साहब के अधीन काम नहीं किए, यानी वो संपूर्णतः अवैध था, जिसके अवैध तरीके से उनका प्रमोशन किया गया। और मेरे जो लिखे हुए जो रिमार्क्स है उसको ओवर पावर किया गया, जो गैर कानूनी था। और इसको उन्होंने नहीं मानने का ये क्या था? असहमति था। असहमति इसलिए कि आप मुझे जैसे कि कोई उच्च अधिकारी हो और वो कहे कि मैं आपको जूते से मारूंगा, तो हम क्या उसके लिए सहमति व्यक्त कर दें कि आप मारेंगे, है ना? या कोई महिला अधिकारी है, वो कहे कि नहीं आपके साथ मैं गलत व्यवहार करना चाहता हूं, वो आप अच्छे आचरण बनाए रखें, क्या ये अच्छे आचरण बनाया जा सकता है? उसमें एक बात आपको याद होगा, कुछ दिन पहले जो पेपर एक तो ज्यादा मोटी पेपर बनाई गई थी, तो मैंने पहला आपत्ति की थी कि भाई हमारे देश में आज तो जलवायु संकट इतना बड़ा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, आप और पन्ने उसमें बढ़ा के पेड़ क्यों काटना चाहते हैं? और ये सरकार के नियम कह रही है या क्या रही थी कि हम पेपरलेस होना चाहते हैं, और आप क्या कर रहे हैं? पेपर बढ़ा रहे हैं। दूसरा बात, उसी आधार पर आप पैसे भी बढ़ा रहे हैं, तो इससे जो गरीब लोगों के ऊपर बोझ पड़ेगा, मैंने उसका विरोध किया था। तो एक जांच इसकी हो रही है। उसी सेम कॉन्फ्रेंस में मैं प्रेस वार्ता में मैंने बताया था कि आप उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं जो कि यहाँ बीएचयू के संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, और जिनके ऊपर सत्यापित अपराध हैं। उसमें कौन थे? यहाँ के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जो हमारे हैं प्रोफेसर के गुप्ता साहब, इनके कायाकल्प योजना में फर्श तोड़कर फर्श बनाने वाली चीजों के मामले उठाए थे मैंने। उसके बाद मैंने कहा 150 से 2 गुना जो है हो गया, तो मरीजों का खाना बंद हो रहा है। 4 साल 5 साल हो गया था। तो दूसरा मसला मैंने ये उठाया था। तीसरा मसला मैंने उठाया था कि इनके जो भ्रष्टाचार साबित हैं, जिसमें ब्लड बैंक के भ्रष्टाचार साबित हैं और जिसमें टेंडर मैनिपुलेशन के इनके ऊपर जो गुप्ता साहब हैं भ्रष्टाचार साबित हैं, और तीसरा जो इनके विरुद्ध है कैग रिपोर्ट में इनके ऊपर भ्रष्टाचार जो है साबित है। इन तीनों रिपोर्ट के आधार पर मैंने कुलपति जी को 3 बार पत्र लिखे कार्य करने के लिए, और कुलपति जी ने आज तक कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई, सस्पेंशन, टर्मिनेशन आज तक नहीं किया, जो सीधा सबूत है कि कुलपति जी अपने दायित्वों से, जो कि 7C3 के अधीन उसको बीएचयू के संविधान में प्रदत्त है, उसके विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। और यह एक कानूनी अपराध है, तो इसको अपराध का संरक्षण देना भी एक अपराध है, और यह अपराध का सीधा संरक्षण का सबूत है। आप कहेंगे तो मेरे पास प्रूफ है, मैं आपको दिखा सकता हूं कि मैंने उनको लेटर कब लिखे हैं। 1 मिनट। यानी कि मतलब जिसकी जांच होनी चाहिए उसकी जांच, हाँ, जांच चोर की नहीं हो रही है, कोतवाल की हो रही है। तो आप किस तरह से जवाब देंगे? हाँ, जवाब देंगे, जवाब तो दे ही रहे हैं, जवाब तो हम दे ही रहे हैं आप लोगों के सामने। सबसे पहले 2 चीजें हैं। जांच चोर के बदला जवाब देंगे, लिखित तो दे चुके हैं। हाँ, ऐसा नहीं है, ये कार्यकाल अभी से नहीं चल रहा है, काफी सालों से। जैसे पहला जो है वो तो 2 साल से चल रहा है, उसमें कई बार लिखित, मतलब 25 बार लिख चुका हूं मैं, और दूसरा जो है उसमें भी 3 बार लिख चुका हूं मैं। जो दूसरा अभी इस कुलपति महोदय ने जांच, जो इलीगल जांच करवाए, उसके भी मैंने 3 बार जो है रिटर्न जवाब दे रखे हैं उसमें। आप थाने या कोर्ट जाएंगे इसके खिलाफ? बिल्कुल जाएंगे।
के बाद जो 7C5 के दुरुपयोग का भी मामला मैंने इनके समक्ष उठाया था कुलपति जी के, और इस 7C5 का भी इन्होंने मेरे 3 बार लिखने के बाद भी अल्टीमेटली इन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल से पास करवा लिया, जिनको माननीय न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया दीपान्विता रॉय के केस में। मतलब और ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये जो कुलपति जी द्वारा निर्णय लिया गया था न सिर्फ न्यायालय का अपमान है बल्कि बीएचयू संविधान का अपमान है, और इसके साथ ही माननीय विजिटर महोदया जो कि हमारी सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है, उसके रिटन आदेश थे कि आप कोई भी नियुक्ति और प्रमोशन जो है बिना एग्जीक्यूटिव काउंसिल के नहीं कर सकते हैं, और इसी को बाद में माननीय न्यायालय ने सही माना, यानी कि ये उनके भी आदेशों का अवमानना है। माननीय न्यायालय ने इनको गलत साबित कर दिया है, और बाकी के गुप्ता जी और जो रजिस्ट्रार साहब है उनको 5 लाख का जुर्माना हो चुका है ऑलरेडी, आप लोग के सामने, आप लोग ने सबों ने छापा है उस खबर को। तो कहने का मतलब आज तक, और उनकी चयन में क्या क्या 8 उम्मीदवार में से सबको एनएफएस कर दिया गया। ऐसा कौन सा योग आप खोज रहे हैं जो आपको मिल ही नहीं रहा है, और ऐसा ये इनमें कौन सी योग्यता है जो आपको इतना प्रिय है। और सबसे ये तो एक बात हो गई। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट मसला है कि आखिर डॉक्टर ओम शंकर कौन है जिसकी छवि आप खराब करना चाहते हैं, तो पहले वो भी जानना बहुत जरूरी है। डॉक्टर ओम शंकर वो डॉक्टर है, जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आए थे तो यहाँ के हृदय विभाग में 20 से 25 मरीज दिखाने आते थे। यहाँ के इस विभाग की जो इमेज थी सोसाइटी के अंदर वो न्यूट्रल नहीं थी, नकारात्मक थी, कोई दिखाना नहीं चाहते थे यहाँ पर, और हफ्ते में 3 दिन ओपीडी चलती थी। 100 साल हो गया था, ना एंजियोग्राफी ना एंजियोप्लास्टी होती थी यहाँ पर। उस ऐसे विभाग में डॉक्टर ओम शंकर ने आके अपने जान जीवन और अपने कैरियर पर खेलकर सबसे पहले एंजियोग्राफी शुरू की, जिसमें आपने मेरे विरुद्ध पहली जांच की, उसके बाद फिर एंजियोप्लास्टी की, और एंजियोप्लास्टी के बाद धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि यहाँ के कुलपति जी, तत्कालीन कुलपति जी को मेरे उस काम को इंडोर्स करना पड़ा, मानना पड़ा, और इस तरह से मेरे पहले कार्य, यानी यहाँ बीएचयू में 100 सालों के इतिहास में पहली बार एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करके विश्वविद्यालय और संस्थान के नाम को बेहतर किया गया या खराब किया गया, ये आम जनता पर मैं छोड़ता हूँ सोचने के लिए। दूसरी बात, उसके बाद सबसे बड़ी विश्वविद्यालय में फंड की कमी थी। विश्वविद्यालय के फंड में पैसों की कमी से बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो रहे थे, तो उसके लिए हमने तत्कालीन जो कुलपति थे उन कुलपति महोदय के साथ मिलकर सरकार के साथ एक इस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को एम्स में कन्वर्ट कराने की मुहिम चलाई। कुलपति जी 1-1.5 साल तक सहमत रहे। अंत में जब एक समय आया जबकि एम्स बनने के लिए वर्तमान तत्कालीन सरकार जो थी, जो तब विपक्षी सरकार में थे और पक्ष वाले उस समय विपक्ष में थे, उन सरकार ने बीएचयू को एम्स देने की सहमति जता दी, और उसके बाद कुलपति जी को किन्हीं ने बता दिया कि ये अगर आप एम्स बन जाता है तो अस्पताल आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर चल जाएगा, और उसके बाद वो अपने स्टैंड से पलट गए। तो फिर हम लोग के पास कोई विकल्प नहीं था, हम लोगों ने एक पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन किया, आंदोलन किया, जिसमें 15 दिन तक हम लोग मैं खुद उसमें अमर अनशन पे था, और एक भी सुविधाओं को नहीं छेड़छाड़ किया। मैंने मरीज की सुविधाएं बढ़ाने के लिए पैरेलल ओपीडी चलाई, इमरजेंसी चालू रखा, और उसके बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने क्या किया, हमारे ऊपर गुंडे भेजे, गालियां दिलवाई, महिलाओं के साथ अभद्रता करवाई। ये विश्वविद्यालय प्रशासन करा रहे थे, मैं करा रहा हूं, और लंका गेट से 2 रिक्शा वालों को पकड़ के और छवि खराब करवाई हमारी, और पूरे आंदोलन की छवि खराब करवाई। ये विश्वविद्यालय प्रशासन कर रहे थे, और मैं क्या कर रहा था, लोगों की जान के लिए बेहतर अस्पताल की बात कर रही थी। अल्टीमेटली लंबे लड़ाई के बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को एम्स लाइक या एम्स जैसी एक सुविधा मिल गई, और इस लड़ाई का श्रेय अब वो लोग ले रहे हैं। और 14 महीने उस आंदोलन में मुझे सस्पेंड किए गए। सस्पेंड गुनाह क्या था कि आपने मीडिया में एम्स क्यों मांगा, ये गुनाह था मेरा पहला। आम आदमियों की भलाई क्यों मांग रहे, इस बार भी तो वही कर रहे हैं, पहले उसमें भी वही किए थे। वो इस समय क्या था, फीस क्यों बढ़ा रहे हैं, भ्रष्टाचार पर क्यों नहीं काम कर रहे हैं। और उस बार भी तभी कहा था कि पूरे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए एम्स और पूरे देश के लिए जो स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार दें। अब बताइए, ये मीडिया में कहना कौन सा अपराध है भाई।